टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जो फार्मेकोलॉजी पैथोलॉजी का जो स्पेशल कोर्स है उसमें आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं। और देर इज अ लिटिल बट अनाउंसमेंट दैट I, Dr. Hiteshwar Dharmaji Lonare, have just received an email from the ATA and selected and honored as a best teacher, best emerging teacher in the subject Kriya Sharir. Last 3 years, 3 hours ago. तो ये 18 तारीख को कार्यक्रम रहेगा, तो 18 तारीख को आपके लेक्चर्स वगैरह थोड़े से बंद रहेंगे। ठीक है। हम लोग चालू करते हैं। आई एम स्विचिंग द माइक और डायस टू मंगल मैडम। यू कैन स्टार्ट मैडम। Screen is visible but voice is not audible, ma'am. Voice is not audible. Yes, sir. Am I audible now? Yes, yes, you are audible now. Okay, sir. You can. So shall I start? Yes, yes, you can start. Okay, sir. Thank you. Yeah. So as we saw in the last lecture, the introduction to pharmacology, now we will go through general pharmacology. The first topic in general pharmacology is introduction to pharmacokinetics. Definition, हम लोग ने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग ने बताया कि हाउ अ ड्रग्स मूव थ्रू द बॉडी, मतलब ड्रग आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, दैट इज इंक्लूडेड इन फार्माकोकाइनेटिक्स। उसका इम्पोर्टेंस हम लोग ने देखा था। उसके की कंसेप्ट हम लोग ने पढ़े थे, दैट इज एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इन सबको इन डिटेल पढ़ेंगे। Now starting with absorption, definition goes as the process by which a drug enters the bloodstream is called as absorption. मतलब क्या कि आपने ड्रग ले लिया, आपके बॉडी में ड्रग चला गया, वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है आपके बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के 3 फैक्टर्स है, दोज अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे in the upcoming slides. Then drug formulation, formulation in the sense वो ड्रग आप कौन से डोसेज में ले रहे हो, whether it is a tablet, a liquid, a suspension or anything else, whether it is via injection, anything. Okay. Then we have pH and drug ionization. pH and drug ionization plays an important role in drug absorption depending on the pH of your body. Okay. देन एग्जाम्पल्स है एब्जॉर्प्शन के कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल वर्सेस इंट्रावेनस ड्रग्स। ये हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे आगे सब कुछ इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोसेस बाय व्हिच अ ड्रग स्प्रेड्स थ्रू द बॉडीज टिश्यू एंड फ्लूइड्स। यानी आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहता है, तो वो कैसे और कौन से स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग है ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, ड्रग बाइंडिंग टू प्रोटीन्स एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी। उसका एग्जांपल वी हैव एट ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्रोटीन बाइंडिंग। देन कम टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी।
मेटाबॉलिज्म यानी क्या कि आपका ड्रग अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, दैट इज इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म यूजुअली and mainly takes parts in the liver or in the GI tract, that is gastrointestinal tract. We have phases of metabolism, that is phase 1 and phase 2. phase 1 में we have functionalization, जैसे कि reduction होगा, उसका oxidation होगा, यानी कि in short the breakdown of the molecules or the drugs. Then we have phase 2, that is conjugation. Conjugation in the sense आपका ड्रग ब्रेक तो हो चुका है, वो जाके किसको बाइंड करेगा, वो किससे जाके कॉन्जुगेट करेगा, दैट इज इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिज्म. Example is sulfation, that is glucoordination. Then we have excretion, that is after ADM, we come to excretion. The removal of the drug from the body. आपके बॉडी ने इफेक्ट दे दिया, सब कुछ हो गया, उसका यूज हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया. अब आता है रिमूवल पार्ट, दैट इज एक्सक्रीशन. अब ये रिमूवल होगा आपका या तो रीनल से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और सलाइवा. ओके. Then coming to the routes of introduction, that is the second part of general pharmacology. Isme we will see that the route of administration is a critical factor influencing how a drug is absorbed, distributed, metabolized, and excreted by the body. The choice of route affects the drug's onset, intensity, and duration of action, as well as its effectiveness and safety. यानी कि आप जो चॉइस कर रहे हो रूट ऑफ ड्रग का, यानी कि आप ओरली ले रहे हो या इंटरवेनसली ले रहे हो, सबक्यूटेनियसली ले रहे हो, दैट विल अफेक्ट द एक्शन, द ड्यूरेशन and its effectiveness also. It will also affect the safety as well. Then routes of administration are broadly categorized based on आपका ड्रग आपके बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है. Including we have oral, that is PO, which is very common and very convenient. Then we have intravenous, which provides intermediate and precise drug delivery. Then we have intramuscular and subcutaneous, which offers controlled absorption but can be uncomfortable and limited in volume. Then we have topical and transdermal, allow for localized or sustained drug release with minimal systematic effects. These are the most common or the most used drug administration. We have others also included in the slides. We'll see them accordingly. Okay. अब ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको क्यों चाहिए इन फार्माकोलॉजी? बिकॉज अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ड्रग हमको कौन से रूट से देना है, तो दैट वोंट बी वेरी मच इफेक्टिव फॉर योर बॉडी. अगर आपको देना था कोई ड्रग ओरली और आपने उसको दे दिया इंटरवेनेंसली, या फिर अगर वो पेशेंट बेहोश है, he is unconscious, and if you're giving him or her a tablet, whether it will be effective for her, no. So you have to choose the path of your drug accordingly. Now starting with the topic, which is absorption of drugs. That was all the introduction about whatever I have included in the slides. The major topic starts from here, that is absorption of drugs. जैसे कि हम लोग ने देखा कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, कि आपने ड्रग ले लिया, वो अब एब्जॉर्ब हो रहा है. वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? तो इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. अब ड्रग एब्जॉर्प्शन इज अ क्रूशियल स्टेप इन फार्माकोकाइनेटिक्स which determines the onset, intensity and duration of a drug's effect. अब onset यानी कि क्या, आपने ड्रग ले लिया, उसका एब्जॉर्प्शन वहीं से स्टार्ट हो गया. देन इंटेंसिटी, आपने किस स्पीड में उसको एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज इंटेंसिटी. और उसका ड्यूरेशन, उसको एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. अब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग अ ड्रग, you have taken a drug 5 minutes before and it is not showing you effect for like more than 4 or 5 hours, will you take that drug? No. So for studying all that properties, which includes the drug absorption, is included in the absorption of drugs. हमको पहले स्टडी करना है कि वो ड्रग कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कितना इफेक्ट दे रहा है, कौन से टाइम में, और कितने ड्यूरेशन के लिए वो इफेक्ट दे रहा है. Okay, then we have some key concepts in drug absorption, which is solubility,
That is, drug must be soluble in either lipids or water to cross a cell membrane. Okay. Now solubility में क्या आता है कि हमारे पास we have either lipid soluble drugs or water soluble drugs. Lipophilic drugs generally pass through cellular membranes more easily. Lipophilic drugs यानी कि which are lipid soluble. अगर आपका ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो इट्स बट ऑब्वियस दैट वो लिपोफिलिक लाइक इट विल पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन वेरी इजीली. बट इफ इट इज वाटर सॉल्युबल और आपने लिपिड्स वाले इसमें डाल दिया उसको तो विल इट गेट सॉल्युबल? नो. सो ये हम लोग सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे कि कौन सा ड्रग कौन से लिक्विड में या कौन से सेल्यूलर मेम्ब्रेन में इजीली सॉल्युबल होता है. Then we have ionization. Ionization means the degree of a drug depends on its pH and the pH of the environment. Like आपका जो body का pH है, it plays a very important role in the absorption of drug. Then we have molecular size. Smaller molecules are more easily absorbed than larger ones. बट ऑब्वियस जैसे आपको पता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि उनका ब्रेकडाउन का जो टाइम है इट गेट्स लेसर एंड लेसर. क्योंकि अगर इतना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने में उतना ज्यादा वक्त लगेगा एंड उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. आप वेस्ट नहीं होगा लाइक उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपके ड्रग को अब्जॉर्ब होने में. Then we have some physiological factors, जैसे कि I said that pH plays an important role. pH also influences the ionization of drugs. और अगर आपका pH is like fluctuating और आपका pH low है, then it will affect absorption, particularly for oral drugs. Okay. Then we have blood flow. Blood flow also plays an important role. Areas with higher blood flow, that is muscles, जो अपने muscles है, thigh हो गया, hand हो गया. Then we have faster drug absorption compared to areas with the lower drug flow. Example, skin. That is like if we are taking intravenous injection, अगर आप injection ले रहे हैं, अगर आप हाथ पे ले रहे हो या फिर आपके पट पे ले रहे हो तो it will show a greater effect. Okay. Then we have surface area. Larger surface area, such as those in the intestines, enhances drug absorption compared to smaller areas like the stomach. Like we can say कि जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा drug absorb होगा उस area में and the absorption will transport into the bloodstream. Presence of food, like जैसे हमको डॉक्टर्स बोलते हैं कि या तो खाने से पहले ड्रग लो या तो खाने के बाद ड्रग लो. देन प्रेजेंस ऑफ फूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हियर. अगर आपने फूड लाइक खाना खा लिया है तो योर ड्रग विल इजीली गेट एब्जॉर्ब बिकॉज आपका डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो डाइजेशन के साथ आपका ड्रग भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और मेटाबोलाइज हो जाएगा. फिर वी कैन से दैट फूड जो है वो आपका इधर इट विल एनहांस और हिंडर योर ड्रग एब्जॉर्प्शन. लाइक अगर आपके फूड में डाइजेशन हो गया है तो वो या तो बहुत ज्यादा इफेक्ट जल्दी इफेक्ट दिखाएगा या तो वो बहुत स्लो इफेक्ट दिखाएगा डिपेंडिंग ऑन योर गैस्ट्रिक पीएच और बाइंडिंग ऑफ द ड्रग. अब एब्जॉर्प्शन में वी हैव लाइक अ प्रोसेस कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो तुरंत आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा विच विल pass this process. It is included in the first pass metabolism. The definition goes as the phenomenon where a drug's concentration is significantly reduced before it reaches systemic circulation due to metabolism in the liver or GI tract. In simple words, we can say that a drug का concentration जो है वो reduce हो जाता है before it reaches a systemic circulation. यानी कि आपके स्टमक में या फिर आपके GI tract में ही वो ड्रग का concentration reduce हो जाएगा before it reaches the your systemic circulation. उसका इम्पैक्ट क्या होगा? द फर्स्ट मेटाबॉलिज्म का इम्पैक्ट जो है इट विल सिग्निफिकेंटली impact your oral administered drugs and can necessitate higher oral doses or alternative routes to achieve desired effects.
मतलब आपका अगर फर्स्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से आपका ड्रग ने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेस पास नहीं किया, if it didn't get reduced, the concentration of the drug didn't get reduced in your GI tract, then you have to go for an alternative route to achieve the desired effects. अब फॉर्मुलेशन फैक्टर्स जो है, हमारे पास ड्रग लाइक मेनी वी हैव ड्रग्स इन मेनी ऑफ द फॉर्मुलेशंस लाइक वी हैव टैबलेट्स, we have capsules, liquids and other formulations like we have liquid formulation, suspension है हमारे पास, suspension है, then liquid formulations जो है, ये सारे जो है liquid formulations usually have faster absorptions compared to solid dosage form. क्यों? क्योंकि लिक्विड को ब्रेक डाउन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेर एज फॉर योर सॉलिड लाइक फॉर सॉलिड टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स you have to give much more time for the breakdown. So the liquid will be directly going to your bloodstream and it will get absorbed and distributed as well. Then we have additives है हमारे पास जो drug absorption को increase करता है. That is excipient substances in drug formulation can influence drug release and absorption. जो additives हम लोग add करेंगे in the drug, they are called as excipients in the pharmacological language. Then the additives can be anything like liquid हो गया, powder हो गया, कुछ भी आप add कर सकते हो to enhance the absorption of drug. Then we have absorption, we understood. Then we'll go to drug distribution. अब आपका absorption हो गया, आपने आपका surface area देख लिया, then everything you saw about absorption. Then we have drug distribution. That is the process in which a drug reversibly leaves the bloodstream and enters the interstitium, that is extracellular fluid. अभी आपका blood absorb हो गया, अब उसको जाना है distribution के लिए. अब वो distribution के लिए कहाँ जाएगा? उसने blood stream तो enter कर लिया. अब blood stream enter करने के बाद the drug has to go into the cells or the tissues of your body. यानी कि for the area where the area which is affected, it has to reach there. So for that we have like four topics, or you can say four considerations. That is blood flow. Then we have capillary permeability. Then we have binding of drugs to proteins and bindings of drugs to plasma proteins. अब blood flow में क्या होता है? Depending on your blood flow, your drug gets distributed. अगर लाइक जैसे मैंने कहा सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया अगर आपका ब्लड फ्लो आपके हैंड्स या थाइज या स्टमक में हो रहा है, जहाँ पर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वहां पर आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी ज्यादा. देन वी हैव कैपिलरी परमियाबिलिटी. कैपिलरी परमियाबिलिटी यानी कि जो कैपिलरी है आपकी, लाइक इफ यू हैव सीन अ कैपिलरी while going for the practicals or something, जो स्ट्रक्चर है कैपिलरी का, उस कैपिलरी से भी आपका ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है. फॉर एग्जाम्पल इन योर ब्रेन बैरियर, इन योर ब्रेन्स. देन वी हैव बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्रोटीन्स. अब आपका ड्रग तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट होकर वो कहाँ जाएगा? उसको सेल्स और टिश्यूज में जाना है. सेल्स और टिश्यूज में वो डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली इट हैज टू बाइंड टू समथिंग, यानी कि एक कैरियर होगा जो उसको वहां तक लेके जाएगा आपके बाइंडिंग साइट तक. सो दैट इज बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू योर प्रोटीन्स. Then we have bindings of drugs to the plasma proteins. Plasma proteins are the higher molecules which takes your drugs directly to the affected area. Then bound drugs are pharmacologically inactive. Only the free unbound drugs can act on the target sites in the tissues. इसका मतलब क्या है कि जो बाउंडेड ड्रग्स है ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी इनएक्टिव. लेकिन जो फ्री है, जो अनबाउंड ड्रग्स है, वो जाके आपके टारगेट साइट्स पे यानी कि आपके टिश्यूज या सेल्स पे जाके वो बाइंड करेंगे और वो रिस्पॉन्स देंगे उस प्रोसेस को, और फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू होगा एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द ड्रग विल गेट एलिमिनेटेड. Now we have an example here. Binding capacity of albumin. Albumin is a protein. Reversible, low capacity, high capacity. Albumin has the strongest affinity for anionic drugs and hydrophobic drugs. अब एल्ब्यूमिन जो है आपका जो प्रोटीन है, वो हाईएस्ट अफिनिटी लाइक उसका जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बाइंड करेगा अनआयोनिक ड्रग्स एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के.
देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में वी कैन से दैट जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है या फिर जो सेल्स है दे हैव देयर ओन बाइंडिंग साइट्स। तो आपका जो ड्रग है वो डायरेक्टली जाके उसको बाइंड नहीं करेगा, देयर इज अ प्रोसीजर जो फॉलो होता है। then that drug will go and bind to your protein binding receptors or protein inhibiting receptors. Then we have ड्रग मेटाबॉलिज्म। आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपके ड्रग ने जाकर बाइंड कर लिया है किसी रिसेप्टर के साथ। अब वो रिसेप्टर को बाइंड करके क्या करेगा, तो इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू smaller pieces or you can say into smaller processes. Then the definitions is like drugs जो है वो oftenly it gets eliminated by biotransformation and or excretion into the urine or bile। और ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है इट मेजरली टेक्स पार्ट इन द लिवर, बिकॉज लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी एंड द मेजॉरिटी ऑफ द मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन योर। जो रिएक्शन है अब ड्रग मेटाबॉलिज्म में है उसमें वी हैव फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। द फर्स्ट फेज is which converts lipophilic molecules into more polar molecules। फेज 1 में क्या होता है कि जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है लाइक द लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि दे आर ब्रोकन डाउन इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स एंड देन दे अकॉर्डिंगली बाइंड टू द बाइंडिंग प्रोटीन्स और द रिसेप्टर्स। देन मेटाबॉलिज्म जो है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म जो है इट विल इंक्रीज डिक्रीज और लीव अनअल्टर्ड ड्रग्स फार्माकोलॉजिक एक्टिव्स। लाइक यू कैन से दैट फेज 1 में क्या होगा कि वो ब्रेक करेगा ड्रग को, वो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को, डिपेंडिंग कि वो कितना लिपोफिलिक है या कितना हाइड्रोफोबिक है, यानी कि कितना वाटर लविंग है या कितना लिपिड लविंग है। Then we have phase 2. Phase 1 का example was P450 system. That is, it is a cytochrome. Then phase 2 में क्या होता है कि phase 2 will conjugate the reactions. Conjugation in the sense it will bind your जो drug आपका break हो चुका है, it will bind it together. ओके, लाइक ग्लूकोरॉनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और अमीनो एसिड्स। these renders the metabolites inactive and more water soluble। ये जो एसिड्स है these are all water soluble drugs। the highly polar drug conjugates and then excreted by the kidney or bile। जो highly polar drugs मतलब आपका ब्रेकडाउन हो गया, आपके फेज 1 में ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन किसमें हुआ, इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, दे विल बाइंड टुगेदर and they will show their activity and the remaining part of that drugs will be excreted in the form of either urine or sweat in the will be excreted by the kidney or bile। अब आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, मेटाबोलाइट भी हो गया, उसने बाइंड भी कर लिया, एवरीथिंग हैपेंड इन दैट प्रोसीजर। नाउ द रिमेनिंग ड्रग, दैट इज द ड्रग एलिमिनेशन, comes in। Elimination in the sense removal of a drug from the body is called as elimination, which may occur via a number of routes। Most important routes I have included like it's kidney or urine। Other routes may be like bile हो गया, intestine हो गया, lung और milk। Drugs that have been made water soluble in the liver are often readily excreted in the kidneys। Like जो water soluble drugs हैं आपके वो directly and easily excrete हो जाएंगे in the form of urine। Okay, then kidney can let dysfunction led to toxic levels of the drug in the body because the drug cannot be excreted। Sometimes ऐसा होता है कि we take lot of drugs and the drug gets accumulated in the kidney itself, then we have to suffer from like kidney stones and everything, which will lead to a toxic level of the drug in the body, which cannot be excreted and it will lead to infections and any other disease। Then we have the next topic, that is routes of administration। Routes of administration in pharmacology plays an important role। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका रूट ऑफ ड्रग
आपको किस रूट से देना है आपके ड्रग को, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। क्योंकि आपको अगर नहीं पता है कि आपका ड्रग ओरली जा रहा है या इंटरवेनेसली जा रहा है या सबलिंगुअली, या जितने भी रूट्स हैं इन योर route of administration, you have to know, you have to have an proper information according to the body and according to the effectiveness of the drug. Route of administration जो है, it plays a crucial role in pharmacology as they determine how a drug is absorbed, distributed, and ultimately affects the body. Each route has its own advantages and disadvantages, influencing the drug's onset, duration, and intensity of action. लाइक आई सेड कि अगर आपका ओरल ड्रग है या फिर वो इंजेक्शन है, तो उसका डिपेंडेंसी, दैट इज ड्रग्स ऑनसेट, उसका ड्यूरेशन एंड उसका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन will play an important role for the drug to get effective and show you the effect. Then I have included certain routes of administration here. It's just like कि मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से रूट्स है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड देन वी हैव certain examples for that. Here comes oral administration. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि क्या, जो ड्रग आप आपके माउथ से ले रहे हो, विच इंक्लूड्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड लिक्विड्स। उसका एडवांटेजेस है कि इट इज वेरी कन्वीनियंट, लाइक आपने आपको कुछ हो गया, यू जस्ट टुक अ ड्रग, जस्ट टुक अ टैबलेट एंड यू इनटेक इट, देन इट इज वेरी जनरली सेफ, लाइक उसका कुछ वो कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी में जाके, विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेटाबोलाइट इजीली। लेकिन उसका सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक वेरिएबल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू फूड, जैसे कि वी सॉ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फूड के वजह से या फिर आपके पीएच के वजह से या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के वजह से उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो सकता है। देन वी हैव सबलिंगुअल, दैट इज प्लेसिंग द ड्रग अंडर योर टंग। आप आपके ड्रग को टंग के अंदर प्लेस करोगे, यू डोंट हैव टू टेक इट इनटू योर लाइक gas into your mouth. You just have to keep your drug under your tongue and it will get absorbed easily. For example, nitroglycerin, certain hormone therapies like अभी हम लोग अगर देखें तो वो निकोटिन पैचेस हमारे पास आते हैं, that nicotine patches you have to just keep on your tongue and it will get absorbed direct. Then we have advantages. इसका एडवांटेजेस ये है कि इट विल गेट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि वो ना तो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ना तो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, वी हैव मेड अ पैच ऑफ आउट ऑफ दैट, यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माउथ एंड इट विल directly pass the first pass metabolism वो pass करेगा, क्योंकि it doesn't have to go through all the steps. Okay, then we have disadvantages, that is limited to small doses and it is for specific drugs. Like अपन बोल सकते हैं कि sublingual drugs जो है, those are for the limited dosage and for specific drugs only. Like we can't create sublingual drugs for every like the disease or every drug. वो certain drugs के लिए ही अवेलेबल है, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन हो गया फॉर एग्जांपल, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन वी कांट प्लेस इनटू टैबलेट और कैप्सूल, दैट्स व्हाई वी मेड अ सबलिंगुअल पैच आउट ऑफ दैट। देन वी हैव buccal. Buccal यानी कि placing the drug between the gums and the cheeks, like how you place a chocolate in your mouth, you have to place that buccal drug between the gums and your cheeks. For example, certain hormone preparations, that is nicotine patches. एडवांटेजेस है कि ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इजीली पास करेगा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जाने का कोई यही नहीं बनता इसका। देन वी हैव डिसएडवांटेज, दैट इज लिमिटेड टू ड्रग्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बकल म्यूकोसा। क्यों, जैसे सबलिंगुअल ड्रग था कि इट हैड ओनली स्पेसिफिक ड्रग्स, वैसे ही बकल का भी है, वी हैव वेरी लिमिटेड ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज बकल ड्रग। Okay. Then we have rectal, that is which is administered via your rectum, like suppositories हो गया या enemas हो गया. Suppositories are enemas we use in the
patient who are suffering from piles or constipation, like उनके लिए हम लोग यूज करते हैं. Suppositories are like जो हमारा गन में जो बुलेट होता है, in that shape the suppositories are found. It is useful for patients who are vomiting or unconscious. Like अगर कोई patient vomit कर रहा है, अगर आपने उसको drug भी दे दिया and he just puke it out, so there's no use of giving him oral drug, then you have to go for the rectal administration. Then we have disadvantages, that is variable absorption, and it can be uncomfortable at certain points because no one is like very much comfortable like going for the rectal administration, because everyone is mostly comfortable with the oral or buccal and everything. But there are rare people who go for rectal because of if they don't get any of the effect from the oral administration. And then we have intravenous administration. Intravenous administration में intravenous in the sense for injections में भी हमारे पास various paths है, like intravenous हो गया, intramuscular, then we have subcutaneous injections. अब intravenous injections क्या है? तो intravenous injections directly go into the bloodstream. फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स एंड एनेस्थेटिक्स, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है? बिकॉज इट गिव्स इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा एंड इट हैज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ड्रग लेवल्स. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इन्वेजिव है, रिक्वायर्स स्टेराइल टेक्निक लाइक और रिक्वायर्स एजुकेटेड पर्सन. कोई भी जाके आपको इंजेक्शन दे देगा, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, देन वी हैव इंट्रामस्कुलर, दैट इज इंजेक्शन इनटू अ मसल, जो हमारे मसल्स में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं एंड सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो हम लोग लेते हैं, दैट गोज इनटू या इंट्रामस्कुलर. फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग ने कोरोना वैक्सीन लिया था, इट वाज इंट्रामस्कुलर, इट वाज गिवन इन आवर हैंड्स. उसका एडवांटेजेस क्या है? इट इज फास्टर देन इंट्रावेनस इंजेक्शंस. ओके, देन इट इज सूटेबल फॉर लार्जर वॉल्यूम्स, हम लोग लार्जर डोज में इसको दे सकते हैं. लेकिन इसका एक मेन डिसएडवांटेज इट इज वेरी मच पेनफुल. Okay, or agar it is not given properly, it may cause damage to your muscles also. Then we have subcutaneous, that is injection into layer of fat and tissue just below the skin. Example, we have insulin and certain vaccines. Insulin हम लोग subcutaneously देते हैं क्योंकि insulin का directly bloodstream में flow होना चाहिए and that blood sugar level should be decreased. Advantages है कि it is convenient for self administration. आप जो इंसुलिन ड्रग्स है वो आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो उसका. इट इज स्लो एंड स्टडी एब्जॉर्प्शन होता है उसका. डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज लिमिटेड एंड इट विल कॉज रिस्क ऑफ इरिटेशन. आपने इंजेक्शन लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे. Then we have inhalation drugs. Inhalation drugs in the sense कि जो आप आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, दे कैरी द अस्थमा पंप रेगुलरली, तो वो दैट द ड्रग डायरेक्टली गोज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दे गेट रीड ऑफ asthma. Not get rid of asthma, but indirectly get a control over their breathing aspects. फॉर एग्जाम्पल albuterol जो है वो हम लोग देते हैं. एंड मोस्टली अनेस्थेटिक एजेंट्स जो है, वो जो इंजेक्शन से हम लोग अनेस्थेशिया नहीं दे पाते, सो वो इंजेक्शन हम लोग एज इन गैस के फॉर्म में देते हैं. उसका एडवांटेजेस ये है कि इट हैज रैपिड इफेक्ट फॉर लोकल और सिस्टमेटिक एक्शंस. इट बाईपासेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के पास करेगा, क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचता, ये डायरेक्टली अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है. But then we have disadvantage, that is technique sensitive, potential for topical irritations of airways. It is technique sensitive, यानी कि अगर आपको प्रॉपरली यूज करना नहीं आता है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, इट विल कॉज यू इरिटेशन एट सम certain points if you are not adaptable or if you are not compatible with that particular gas. Then we have topical administration. उसमें we have